ठीक है। वेदांत का भी क्लास लेता है। अच्छा, अब उसकी बात कर रहे हैं कि बेटा वो क्लास भी लेता है और वो क्वेश्चंस भी भेजता है अलग से, बस वो अच्छा, मैंने रिकॉर्डेड क्वेश्चन नोट नहीं है। किया। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज कंडेंस्ड फेजेस। अब कंडेंस्ड फेजेस का क्या मतलब है? कंडेंस्ड फेजेस का ये मतलब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ये बेसिकली एज कंपेयर टू गैस, इसमें पार्टिकल्स एक जगह पे ज़्यादा जमा हुए होते हैं। तो टर्म कंडेंसेशन वैसे तो स्पेशली गैस टू लिक्विड के लिए यूज़ होती है, लेकिन हम लिक्विड और सॉलिड के लिए कंबाइंड जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं कि कंडेंस नहीं है। क्यों कंडेंस नहीं? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ग्रुप्ड है, ठीक है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कंडेंस्ड। अच्छा, अब क्या ये ग्रुपिंग जो है वो एक तरह की है दोनों में? आइडिया इज नो। सॉलिड्स के अंदर तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है सिवाय इसके कि वो वाइब्रेशन कर सकें। लिक्विड्स के अंदर जो है वो लेयर्ड मोशन होता है और लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स आराम से मूव कर सकते हैं अक्रॉस ईच अदर, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इन दोनों को तो हमने रेफर किया है एज कंडेंस्ड फेज। ये आपकी देखें सिलेबस का वर्ड है जो आप लोगों के लिए आज शायद नया है। इसी तरह से एक और टर्म होती है जो ज़्यादातर लोगों को शायद पता हो, क्या होती है वो? इन दोनों के लिए यूज होती है वो, फ्लूइड्स। क्योंकि मुझे कंडेंस्ड फेजेस का मतलब पता ये है। दोनों फ्लो कर सकते हैं, इन दोनों में फ्लूइडिटी होती है, इनके पार्टिकल्स मोशन में, ठीक है। तो कंडेंस्ड जी फेज, सर। कंडेंस्ड फेजेस का क्या मतलब है कि ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिनमें पार्टिकल्स का कंडेंसेट या पार्टिकल्स का ग्रुप अवेलेबल हो, पार्टिकल्स एक जगह पे एक्यूमुलेटेड हो, पार्टिकल्स का बड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर एक गिवन वॉल्यूम में फिक्स्ड हो। फ्लूइड्स का क्या मतलब होगा? जहाँ पे मोबिलिटी हो, जहाँ पे चीजें फ्लो कर सकें, ठीक है। सही है ये रट्टा मानना है भाइयों, सर। देख लो तो इसमें। फिर लिक्विड्स तो फ्लूइड्स और कंडेंस्ड फेजेस दोनों में आया ना। हाँ, बिल्कुल आया, दोनों में आया, कोई मसला नहीं। हमने ये तो कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं की ना कि जो कंडेंस होगा वो फ्लो नहीं कर सकता, सही। ठीक है। अच्छा, ये एज इट इज रट्टे मारने हैं, एज इट इज, इनके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं है। यानी कि जब आपको स्टेट कन्वर्जेंस की बातें करनी है, अपनी होशियारी नहीं डालनी है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। ये जब पावर ये शेयर करेंगे हमारे साथ? मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी में इसकी एक वीडियो बना के शेयर कर। सर गैसेस स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना? दोबारा बोलो। गैसेस स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना, बाउंस ऑफ करती है ना एक दूसरे से और सरफेस से। वो डिफ्यूजन में और ब्राउनियन मोशन में मैं कवर करूंगा, ठीक है बेटा, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखें, आइडिया इस कि अगर एग्जाम के अंदर अगर हम P1, P2 और P4 की बात करें ना, तो ओवरऑल तकरीबन 5 नंबर का टॉपिक होगा जो इन चीज़ों से जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आएगा। हर साल आता है, इस दफा भी आएगा, लेकिन वो 5 नंबर बच्चे लूज इसलिए करते हैं कि वो अपनी होशियारियां करते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। एक दफ़ा इसको तुम लोग पढ़ लोगे, शायद तुम लोगों को याद रखने में मसला हो, लेकिन जब तुम एक दफ़ा इसको सही से समझ के पढ़ लोगे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी क्रिएट करे, बट वो वर्ड्स आपके ज़बान के अंदर और आपके माइंड के अंदर चले जाएंगे जो सीआई ढूंढ रहा होता है ना कि अच्छा इसने ये वाला वर्ड लिखा, अच्छा इसका 1 नंबर है। जैसे सॉलिड के अंदर रिजिड पार्टिकल्स शायद आज आप पहली दफ़ा सुन रहे हो, टाइटली पैक पार्टिकल्स सब सुन रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड्स को मैं कह रहा हूँ इनकम्प्रेसिबल, नॉट इजीली कंप्रेसिबल। ये चीज़ें पार्टिकल्स टाइटली पैक बच्चा लिख देता है आराम से, लेकिन बच्चा इनकम्प्रेसिबल टर्म से फेमिलियर नहीं होता। तो ये चीज़ें अगर आप अपने आंसर हो में जाता है, स्लाइटली कम नहीं होते। लिक्विड्स के अंदर कोई भी कंप्रेशन नहीं होती, कोई भी कंप्रेशन नहीं होती, नो कंप्रेशन, ये जहन में रखो। ओके आप इसको अगर और अच्छे तरीके से समझें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देयर इज नो विजिबल कंप्रेशन। अब आपकी जो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी ना वो भी क्लियर हो जाएगी कि हमारे हिसाब से हम ये मानते तो हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई थोड़ी बहुत स्पेस होती है, बट वो इतनी कम होती है, इतनी नैरो होती है कि हम उसको एक्सटर्नल फोर्स से ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमें विजिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कोई सर हम कंप्रेशन। लिक्विड्स में स्लाइड मूवमेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर लिखते हैं ना, बुक में ये लिखा हुआ है। जी जी जी, क्या बेटा? अच्छा, इसके अलावा जब मैं ये कह रहा हूँ विजिबल कंप्रेशन नहीं है, तो मैं इसमें आपको 2-3 रेफरेंसेस पर दे दूँ। देखो, लिक्विड्स अगर कंप्रेस कर रहे होते
तो हम लिक्विड्स के थ्रू जो अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेशर की बात कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा फिजिक्स के अंदर, तो वो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट ही सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा, है ना, कि एक साइड पे ज़्यादा प्रेशर है, उसके अंदर कंप्रेशन हो गई अगर, तो वो दूसरी साइड पे उतना प्रेशर थोड़ी डिलीवर करेगा। जी तो अगर इनकम्प्रेसिबल होगा तभी हम ये कंसिडरेशंस कर सकेंगे। द ओनली थिंग दैट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली इज अ गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब पार्टिकल मैटर जो है वो यूजफुल क्यों है, सवाल ये है कि क्या फायदा है इससे। तो इससे हम सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं मतलब क्या, एक तो ये कि हम स्टेट्स पढ़ सकते हैं, फिर हम स्टेट्स का बिहेवियर पढ़ चुके हैं, फिर हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसके अंदर हमारे पास जो है वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, यानी कि फिर हम आ जाएंगे मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ डेपोजिशन, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर इसके अलावा हम किस चीज़ पे आ जाएंगे, फिर हम इसके अलावा इसी से जो पार्टिकल मैटर है यानी कि पार्टिकल मॉडल है, उसी से ब्राउनियन मोशन पे आ जाते हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है कि बच्चा कहता है कि यार पार्टिकल मॉडल को भी समझाने की ज़रूरत है। तो हाँ, बिल्कुल समझाने की ज़रूरत है। हमने कहा कि हमारा मैटर जो है ना, उसमें पार्टिकल्स है। वो पार्टिकल्स टोटल 3 तरह के हो सकते हैं, या तो वो एटम्स होंगे, या वो आयन्स होंगे, या वो मॉलिक्यूल्स होंगे। प्रीवियसली थॉट कॉन्सेप्ट ये था कि ये मैटर के अंदर पार्टिकल्स नहीं है, ये फ्लूइड्स हैं जो कुछ फ्लो करते हैं। तो वो इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट था, जिसे मॉडिफाई किया गया है पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर ब्राउनियन मोशन से रिलेट कर लें, फिर डिफ्यूजन पे आ जाएं, और उसी के बाद फिर यही पार्टिकल मोशन मॉडल होगा जो हमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर तक ले जाएगा। और फिर इसी देखें, इसी पार्टिकल मॉडल से ही हम कहाँ निकल जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे निकल जाएंगे। फिर हम वो न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड ऑल, ये सब डिस्कशन करें। तो पार्टिकल मॉडल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है। ये सारी बात यहाँ अंग्रेजी ज़बान में लिखी गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब आप आगे खोल के देख लें मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की हुई है। अगर हम रेड वाले एरोज देख रहे हैं, तो रेड वाले एरोज हैं जो हीट वाले एरोज हैं, और जो ब्लू वाले एरोज हैं वो कूल वाले एरोज हैं। ये है इसकी खूबसूरती बात। यानी कि हम अक्सर इन नोटेशन से फेमिलियर होते हैं कि हमें जब भी किसी चीज़ पे ठंडक दिखानी होती है तो हम उसको ब्लू से कलर करते हैं, तो जब भी हमें कहीं पे कोई चीज़ हॉट दिखानी होती है तो हम उसको रेड से कलर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जैसे अपने क्या कहते हैं, अगर घर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को देखें, तो जिस जिस पाइप के अंदर गर्म पानी होता है उसको रेड कोट किया जाता है। ज़ाहिर है पाइप नज़र तो नहीं आ रहे होते, लेकिन रेड कोट किया जाता है। इसी तरह से जिस जिस पाइप के अंदर ठंडा पानी होता है उसको ब्लू कोट किया जाता है। और अगर आप अपने किसी भी फॉर एग्जांपल टैप को देखेंगे तो उसके ऊपर भी रेड और ब्लू कलर आपको लाइनिंग नज़र आएगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि रेड का मतलब क्या है गर्म, ब्लू का मतलब क्या है ठंडा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने एक सॉलिड उठाया, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मेल्टिंग, मेल्टिंग से फिर ये इवेपोरेशन और बॉइलिंग, दोनों चीज़ें इसमें एक ही टर्म में यूज हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़र्क आएगा वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने इनको एक ही टर्म में यूज किया। फिर आ जाते हैं कि सॉलिड जी सर। गैस में भी कन्वर्ट होगा तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। गैस टू सॉलिड डिपोजिशन कह रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कन्वर्जन। फिर गैस टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड होगी तो कंडेंसेशन, एंड देन कंडेंसेशन टू फ्रीजिंग। ठीक है, बात समझ में आई। इसी से फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है, एक आता था सेंसिबल हीटिंग का और एक आता था लेटेंट हीटिंग। तो इसमें आपको सेंसिबल हीटिंग कहाँ मिलेगी, विद इन अ स्टेट मिलेगी। विद इन अ स्टेट का क्या मतलब है, एक स्टेट सेंसिबली हीट होती है। आप सॉलिड को हीट कर रहे हैं, सॉलिड ही रहे वो तो सेंसिबल हीट। आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं, लिक्विड ही रहे तो सेंसिबल हीटिंग है। गैस के अंदर होगी सेंसिबल हीटिंग, क्योंकि गैस को आप जितना मर्जी हीट कर लें, गैस ने आगे किसी चीज़ में कन्वर्ट होगी। जब हम आगे कभी चले जाएंगे तो हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे कि गैस प्लाज्मा पे कब कन्वर्ट होती है, वो तब की बात है, लेकिन अभी की बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये सारी स्टेट कन्वर्जन प्रोसेसेस की बात करेंगे, यानी कि इसके अंदर तो ये भी लेटेंट है, इसके अंदर तो ये भी लेटेंट है, इसके अंदर तो ये भी लेटेंट है। ठीक है, अच्छा, सेंसिबल हीटिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, सेंसिबल हीटिंग में इन्वॉल्व होती है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ रही हो।
ठीक है, मुझे आप लोगों की बेटा पूरी अटेंशन चाहिए ताकि आप लोग सोए नहीं बीच में। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल टॉपिक पे जा रहा हूँ, इतनी बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मैं कोई चीज़ मिस आउट नहीं करता तो मैं इससे इर्द गिर्द की कोई बात करना नहीं चाह रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पूरा रिव्यू हो जाए और सारी टर्म्स आप लोग इससे familiarize हो। अच्छा, जब आप बात करते हैं स्टेट चेंज की, तो स्टेट चेंज के अंदर आप कौन सी एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं? इंटरनल इंटरनल। काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट, इंटरनल एनर्जी में तो फिर सब आएगा ना। इंटरनल ही काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। होती है और इंटरनल ही पोटेंशियल भी होती है। इसे मैंने सेंसेबल से रिप्लेस किया है, ठीक है। तो इसे मैं किससे रिप्लेस करूँगा? पोटेंशियल बात समझ आ रही है? Latent. ये ध्यान में रखना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो बिटवीन दी पार्टिकल्स है, जो एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए। अच्छा, इसमें एक टर्म जो है वो गलत पढ़ाई जाती है, लेकिन क्योंकि बच्चे इतने इंटरनेशनल लेवल के होते हैं तो गलत ही पढ़ा सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल सॉलिड है या आइस है, ठीक है। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से आंखें दिमाग खोल के सुनना। आइस का एक मॉलिक्यूल क्या होगा? H2O होगा ना। दूसरा जी मॉलिक्यूल भी सर। H2O होगा, तीसरा मॉलिक्यूल भी H2O होगा। तो हमने कहा कि अगर हमने आइस को मेल्ट किया तो हमने बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए। टेक्निकली ये टर्म यहाँ पे यूज ही नहीं हो सकती, बॉन्ड्स का ब्रेक होना। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग यहाँ पे H2O के बीच में और है। ओ के आपस में है ना, दोबारा बोलें। यही कह रही थी कि एच और ओ के आपस में। यहाँ पे वो कोई तो नहीं, बॉन्डिंग नहीं है, इसकी कोई बॉन्डिंग नहीं है, और अगर है भी सही तो हमने ये अपनी केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ी। अभी हमने सिर्फ इंटर एटॉमिक फोर्सेस पढ़ी है, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग पढ़ी है हमने। हमने इंटर बॉन्डिंग जैसी कोई चीज, कि हमने अभी इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जैसी कोई चीज नहीं पढ़ी। हमें ये कहना नहीं चाहिए कि ये एनर्जी पोटेंशियल उस वक्त है जो बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मेक इट वेरी मच क्लियर कि बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि H2O टूट गया और हाइड्रोजन अलग निकल गया और ऑक्सीजन अलग निकल मॉलिक्यूलर बॉन्ड। गया। यहाँ पे मतलब ये कि ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। क्योंकि आगे जाके फिर हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मसला होता है जब हम क्या पढ़ रहे होते हैं, जब हम रिवर्सिबल और एक्सो और एंडो। हाँ, एक्सो और एंडो का पढ़ रहे होते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये चीज लिंक करनी है वहां से, ठीक है। तो अब क्योंकि हम लोग अब इस बात में क्लियर होंगे तो वहां पे भी हमें हो रहे मसला हैं। नहीं होगा। हम यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूट रहे, तो फिर भी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन सिर्फ बॉन्डिंग टूट रही है ये समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर कह रहे हो, कोई बात नहीं, कह लो, समझने के लिए भी कर लो, बट जहन में रखना कि पार्टिकल टू पार्टिकल अगर कोई बॉन्ड था तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से था। आप उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं पार्टिकल टू पार्टिकल बॉन्डिंग। बात समझ में आती है सबको? जी सर। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना चाहिए अगर आपको करने के लिए कहा जाए, ठीक है। जो गलती होती जी है सर। वो ये होती है कि लिक्विड्स के अंदर कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ये हरकतें नहीं कर सकते आप। ये आप क्या दिखा रहे हैं? डजंट मेक सेंस। स्पेसेस शो भी करनी है, कहीं पे स्पेसेस भी नजर ये आ जो रही अब है और कहीं पे आपको स्पेस नजर नहीं भी आ रही, और इरेगुलर सी अरेंजमेंट है। ये सर ये तीन। लेयर्स में नहीं होते लिक्विड? दोबारा बोलो। लिक्विड लेयर्स में नहीं होते? लिक्विड लेयर्स में होता है। अच्छा, एक मिनट, इस सवाल का ऐसे जवाब दो जरा मुझे। हमने कहा कि ये लिक्विड है और हमने बनाई इस तरह से लेयर। अब मुझे ये बताओ जरा कि ये सॉलिड है या लिक्विड है? रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे ना, फिर हाँ, इरेगुलरली थोड़ी नहीं, होंगे। अब ये नहीं बात नहीं तो, ऐसे नहीं, अगर मैं स्पेसेस इंक्रीज करके और फिर कर दें, लेयर्स में ही बनाए मगर स्पेसेस इंक्रीज कर दें। तो फिर भी रेगुलर पैटर्न कहाँ से लेके आओगे लिक्विड के अंदर? देखो, एक बात है जो तुम ड्रॉ कर रहे हो, तुम एनिमेशन तो ड्रॉ नहीं कर रहे ना कि तुम ये बता रहे हो एग्जामिनर को कि भाई ये चल रहा है, यूं करके लिखो तुम उसके लिए। ये तो हरकतें नहीं कर सकते तुम। तो तुम्हें उसको क्या दिखाना है? तुम्हें उसको एक पिक्चर थोड़ी दिखानी है, तुम्हें उसको एक इमेज ऐसा दिखाना है जो ओवरऑल लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट करके समझा रहा हो, बता रहा हो। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। इसके भी नंबर होते हैं और ये नंबर भी बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। अच्छा जी,
फिर रैंडम मूवमेंट पार्टिकल को हम बता रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये एक होता है ब्राउनियन मोशन। किसने नाम सुना है ब्राउनियन मोशन? यस सर। ब्राउनियन मोशन मैंने नहीं सुना सकता। नहीं सुना हुआ है। ब्राउनियन मोशन जिस भी बच्चे ने सुना हुआ है और जिसको लगता है कि उसको याद है, प्लीज वो यहाँ पे एक दफा डिफाइन कर दे। सर स्मोक के पार्टिकल्स रैंडमली या फिर करते हैं ना। एक्सपेरिमेंट भी के वो स्मोक पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो ये देखें, अब ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है कि ब्राउनियन मोशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू स्मोक पार्टिकल्स, नीदर इट इज रिलेटेड टू गैस, इट इज रिलेटेड टू द कंटिन्यूअस एंड रैंडम मोशन। पागलपन वाला मोशन इज ब्राउनियन मोशन। We can find Brownian motion in liquids, we can find Brownian motion in gases, we can find Brownian motion in all the fluids. Okay, so in very simple terms, if I need to define Brownian motion, I would be writing continuous, rapid, zigzag motion of suspended particles. Now, it doesn't make any difference whether I am talking about a gas, whether I am talking about a liquid, or both of them. It would be Brownian motion. हाँ, बुक में उन्होंने हमें एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करके बताए हैं। स्मोक वाला एक्सपेरिमेंट कुछ बुक्स में डिस्कस हुआ होता है, कुछ बुक्स में पॉलन ग्रेन्स वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस हुआ होता है। तो वो एक लिक्विड की बात कर रहे होते हैं या वो एक गैस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने इससे ये एनर्जी डिराइव नहीं करनी है कि वो सिर्फ एक ही चीज के लिए, वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, Yes. इसी से रिलेटेड एक और नाम भी है जो ब्राउनियन मोशन के लिए यूज होता है, किसी को पता है? और मजे की बात है कि सिलेबस का नाम है और कोई भी नहीं पढ़ा था। कभी सुना है किसी ने? नहीं सर। नो सर। तो अब अगर आपको कभी किसी सवाल के अंदर ना ये नजर आ जाए, ठीक है, सवाल के अंदर, जवाब के अंदर, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये याद करके जा रहे, इतने चीता हो गए, रट्टा मारा हुआ आपने, अब आप ये जवाब दे रहे, तो आपने घबराना इसलिए नहीं है कि यार ये ब्राउनियन मोशन की तो बात कर रहा है। सही है, बात समझ आई? सर ये ब्राउन मोशन समझ नहीं आया, होता क्या है ये? ब्राउनियन मोशन तुम्हें क्या समझाऊं मैं, बताओ? इस डेफिनेशन को पढ़ के तुम्हें मैं क्या समझाऊं जो मैंने लिखी है मेरे लिए? कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मोशन जो होती है उसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, लेकिन क्योंकि मूवमेंट होती है। अनडिफाइंड मूवमेंट, सही। और तो ये continuous भी हो गया। गैसेस में किन दो में लिख सकते हैं हम? आप बताओ। सॉलिड में तो नहीं लिख सकते ना, सही है, लिक्विड और ठीक है, आप गैसेस में बताओ। हो सकता है। जी बिल्कुल, जबरदस्त, सही, ठीक है, समझ गया। चलें आगे। अच्छा जी, अब आते हैं डिफ्यूजन के ऊपर। तो डिफ्यूजन को डिफाइन करो। The movement of molecule from the region of their higher concentration to the region of ठीक है, ये बात सबको their पता lower है, इसीलिए concentration मैंने down जो the है ना concentration इसको region. ऐड नहीं की थी कि इसके अंदर तो सब ये अंग्रेजी लिख देंगे, बड़े मजे की चीज होती है। अच्छा ये बताओ डिफ्यूजन किस किस में होती है, अगर हम मैटर की बात करें तो? गैस। गैसेस और लिक्विड में होती है, लिक्विड एंड गैस। तो अब इसका आंसर सुने कितने मजे का है। इसका आंसर ये है कि सॉलिड्स में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है, गैसेस में भी होती है। हाँ, वो सैंड पार्टिकल्स भी तो होंगे ना। लेकिन सॉलिड्स का डिफ्यूजन स्लोएस्ट होता है, इसका डिफ्यूजन फास्टेस्ट होता है। ये ठीक है, अच्छा, अब डिफ्यूजन किन किन फैक्टर से रिलेटेड है, तो अगर आपके जहन में इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं तो आप बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं। जैसे बताएं, गैस में सबसे ज्यादा क्यों है? कंसंट्रेशन पोटेंशियल। अबे क्या हो गया, कंसंट्रेशन पोटेंशियल? कौन सी जबान बोल रहा भाई? वो मोलर मास होता है एक, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास गैस जो की होता है उसका। प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है, तुम पता नहीं किधर चले गए। क्या गैस की प्रॉपर्टीज? गैस की क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है? गुड क्वेश्चन, जबरदस्त, फास्ट मूविंग होती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज रिलेटेड टू डिफ्यूजन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात करें तो जिस मटेरियल स्टेट में ज़्यादा होंगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अब इससे एक और सवाल जनरेट होता है, अबे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? ये व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन?
So rate of diffusion is basically volume per unit time. तो आप गैस का वॉल्यूम मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके लिए जो वॉल्यूम के यूनिट्स स्पेसिफाइड हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्या क्या यूज करते हैं आप? क्या सर, दोबारा रिपीट करें? बेटा मुझे पूरा यकीन है आप लोग सो रहे हैं। नहीं सर, रिपीट तो करें, आवाज कट गई थी। वॉल्यूम के लिए आप कौन कौन से यूनिट्स यूज करते हैं केमिस्ट्री में? सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मीटर क्यूब। यानी कि आप बेसिकली डेसीमीटर। दो ही यूनिट्स यूज कर सकते हैं, या तो आप लिखने वाले हैं क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, या आप यूज करने वाले हैं क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सवाल ये है कि मैंने टर्म लीटर और मिलीलीटर क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? फिर गायब हो गए सबके सब। सर क्या? सर लीटर और मिलीलीटर। हाँ हाँ, क्यों नहीं लिखा मैंने? सर ये वॉल यानी वो तो उसके लिए यूज होते हैं ना, सिर्फ लिक्विड के लिए, जैसे यानी पता है लेकिन बताना नहीं आ रहा। अच्छा गुड। वो बाकी ऐसा बाकी यूनिट है, लोगों ये का कर भी लें। ये हाल होगा यकीनन, या तो बाकी अंडरग्राउंड हो गए होंगे कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नो आंसर्स। तो भाई लीटर ही तो लिखा है, नजर नहीं आ रहा बस, और मिलीलीटर ही तो लिखा है बस, नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब है इसका, सोचें। 1 लीटर, डेसीमीटर क्यूब हाँ 1 लीटर और लीटर। क्यूबिक डेसीमीटर तो एक ही चीज होती है, और मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर भी एक ही चीज होती है। ठीक है, अच्छा इन दोनों की कन्वर्जन याद है? इन दोनों में 1000 का फर्क होता है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली ये कन्वर्जन करनी पड़ रही होती है। ये वाली कन्वर्जन भी कर सकते हैं, वरना ज्यादातर तो यही करते हैं। यूं आते हुए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वहां जाते हुए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही। अच्छा, क्या लीटर मिलीलीटर सिर्फ सिर्फ गैसेस के लिए स्पेसिफिक है? नो, सिर्फ ये गैसेस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये सारे फ्लूइड्स के लिए स्पेसिफिक है। अब इस चीज को जहन में रखो, क्योंकि वॉल्यूम में डिफाइन होता है फ्लूइड। वॉल्यूम में डिफाइन होता है फ्लूइड, इसका क्या मतलब है? तुम जब बाजार में जाके कोई फ्लूइड परचेज करते हो, ये दुनिया में कोई फ्लूइड बेस्ड कैलकुलेशन हो रही होती है, तो उसका एरिया तो नहीं डिफाइन कर सकते ना कि इस तरह की शक्ल में है। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम यूज करना पड़ता है। तो वॉल्यूम का यूनिट, अगर हम फॉर एग्जांपल मिल्क परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है वो गाड़ी के अंदर सीएनजी डलवा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर परचेज कर रहे हैं, तो हमें वॉल्यूम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं वो शेपलेस है। जब उसकी कोई शेप ही नहीं है, तो जिस कंटेनर में वो डाला जाएगा उस हिसाब से मेजर किया जाएगा उसको। तो हम वॉल्यूम को किसके लिए भी यूज करते हैं? हम वॉल्यूम को फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं, और फ्लूइड्स में कौन कौन आता है? गैस भी आती है, और कौन भी आता है? लिक्विड भी आता है। बात समझ आई? लेकिन एक और मजे की बात है, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा लिक्विड को वॉल्यूम में मेजर करें। हम कभी कभार केजी में भी दे रहे होते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ पानी। ये काम हम कहाँ कर रहे होते हैं? ये हम काम कर रहे होते हैं फिजिक्स के अंदर, याद आता है MC डेल्टा थीटा। जी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ होता है 400 ग्राम्स ऑफ पानी। इस बात का क्या मतलब है कि क्या हम कभी फ्लूइड को, लिक्विड को स्पेशली, या गैस को कभी हम किलोग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इवन कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी आपको केजी में नजर आ जाएगा। तो जहन में ये रखिएगा बात कि अब यहाँ पे भी आपने परेशान नहीं होना। आप 1 किलोग्राम को उसी तरह ट्रीट करोगे जिस तरह आप 1 लीटर को ट्रीट करते हो। Is it clear? यस सर। सही, ये बाकी- सेम होता है। kg जी। is equals to a जी, decimal cube। इसकी एक एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह से मिल सकती है। केमिस्ट्री में हम अक्सर टर्म यूज करते हैं मोल।
तो जो हम टर्म मोल यूज कर रहे होते हैं वो टर्म हम किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो जवाब ये है कि हम सब के लिए यूज Liquid. कर रहे होते हैं, सॉलिड के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, लिक्विड के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, गैस के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ आई? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस भी हो सकता है, 100 मोल्स ऑफ वाटर भी हो सकता है, 100 मोल्स ऑफ आयरन भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का ताल्लुक होता है पार्टिकल से, स्टेट से ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बेटा आप सब मीटिंग में मौजूद हैं, जाग रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं? जी सर। Yes, जी sir. अब चलते हैं आगे। अच्छा, फैक्टर्स जिससे डिफ्यूजन अफेक्टेड होगा, तो वो बेसिकली देखा जाए तो 2 फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ये इतने सारे पॉइंट्स इन्हीं 2 फैक्टर्स को समझाते हैं। एक है, हम कहते हैं कि कितना डेंस या क्या एमआर है, दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, अगर कोई गैस की बात कर रहे हो, अगर कोई लिक्विड की बात कर रहे हो, तो देखो सबसे पहली चीज, गैसेस की डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड्स कम होती है। तो गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा है, लिक्विड्स का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं विद इन गैसेस, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन उठा लें और हम मीथेन गैस उठा लें, तो जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा है, जिस गैस का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, वो भारी है, उसका चलना फिरना मुश्किल है, तो उसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। तो हम रिलेशनशिप वैसे समझ लेते हैं, लेकिन मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि इससे कुछ बच्चों के लिए मसले मसाइल हो जाते हैं, उनको ये याद करने में मसला होता है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह से समझ में आता है तो लिख लेना। मैं क्या शो कर रहा हूँ, मैं ये शो कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप सिर्फ इन्वर्स नहीं है, बल्कि स्क्वायर रूट के साथ इन्वर्स है, यानी कि डेंसिटी का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगा, और मोलर मास का या मॉलिक्यूलर मास का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें क्या ये स्क्वायर रूट याद करना है? तो जवाब है नहीं याद करना, आपको सिर्फ ये समझाना मकसद है कि आप अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन का और डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वो सिंपल हाइपरबोलिक कर्व नहीं होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स कर्व होगा, जिसकी हम अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो सिंपली स्पीकिंग, जितना ज्यादा डेंस सब्सटेंस उतनी कम रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितना कम मोलर मास उतनी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। गॉट इट? टेम्परेचर का रिलेशनशिप मेरा ख्याल है आप लोग खुद बता सकेंगे मुझे। Yes, sir. क्या होगा? The temperature is greater to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एग्जैक्टली डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल जब होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा यानी तो कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ठीक है, ये बहुत उनका जो है वो क्या कहते हैं फेवरेट एक्सपेरिमेंट है, जिससे ज़्यादातर वो क्वेश्चन दे रहे होते हैं कि बच्चों को समझा दें कि भाई एक पिपेट के हिसाब से जो है वो फ्रूट कलर चेंज हो रहा है। पिपेट से सब फेमिलियर है? पिपेट क्या होती है? मैं तो उसको कहता हूँ एक स्ट्रॉ होता है बड़ा सा, देखा है कभी सबने? yes, sir. हमने जी। देखा। जी सर। अभी एसिड मुंह में गया है पिपेट से? सर हम पिपेट फिलर यूज करते हैं। क्या? हम पिपेट फिलर यूज करते हैं। पिपेट फिलर यूज करते हैं? अरे यार तुम लोगों ने केमिस्ट्री को देखा ही नहीं फिर। अच्छा बर्गर बच्चे, ओ हमने लैब की शक्ल नहीं देखी। बर्गर बच्चे, हमने लैब की सर शक्ल मैंने नहीं देखी यूज सर। करा है। हाँ, सर अब मैंने आ गया यूज फौरन, करा है, अब मैंने मुझे उनसे पता खींचा अब था। फौरन नीचे आ जाएंगे सारे जब मैं लफ्ज नहीं 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 सच्ची, सर मेरा आपको माइक पता है मुझे अगर नहीं हम पता था, लोग मैंने लैब करा चले गए ये तो क्या हो जाएगा? यार मुंह से खींचा था। एसिड मुंह में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। कौन सा स्कूल वाले तुम लोगों को प्योर एसिड देंगे? जो बात है सर। कुछ नहीं होता, वो बस कुल्ली कर लो। हमने तो बेस खींचा था, तो बोले थे अगर चला भी जाए ना कुल्ली कर लेना, कुछ नहीं होगा। यानी कि जो एसिड और बेस स्कूल के अंदर यूज हो रहे होते हैं वो इतने जबरदस्त वन प्योर था होते हमारा। हैं, वो इतने जबरदस्त प्योर होते हैं कि आप कंसेंट्रेटेड भी पी लेना तब भी आपको कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपको थोड़ा सा वो लिप बर्न हमारे में होगा, 10% दिया था, कुछ भी नहीं होता। 10% दिया था हमें। ये हम क्या यूज कर रहे हैं, ये भी इनका बहुत फेवरेट जो है वो एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, HCl डाला हुआ है, यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, अमोनिया डाला हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मुझे आप लोगों को कुछ समझाना है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब तो सबको समझ में आ जाता है, रबर बंक्स ये क्या चीज होता है? वो कोने पे जो लगाया सील कर दे। ढक्कन, ताकि आसान दूसरी अल्फाज साइड में पे नहीं डिफ्यूज हो ढक्कन, जाए।
आसान अल्फाज में ढक्कन, सही है, ढक्कन लगाया हमने। कॉटन वूल सोक्ड इन कंसंट्रेटेड अमोनिया हुआ है व्हाट, तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ तो मतलब है। कॉटन वूल सोक्ड इन कंसंट्रेटेड सर अमोनिया। अच्छा, वो कॉटन को हाँ ना, अमोनिया के अंदर डाला और निकाल दिया। हाँ, जैसे जैसे वो हम हरकतें करते हैं ना कि हम जब किसी को चोट लग जाती है तो कॉटन पकड़ते हैं और डेटॉल के अंदर डालते हैं या पायोडीन के अंदर डालते हैं, निकाल लेते हैं, तो ये हरकत हुई है, ठीक है, सही है। तुम लोगों ने कभी जिंदगी में कॉटन वूल देखा है? हाँ सर, क्या होता है? कॉटन नहीं, वो जी कॉटन नहीं, सर। कॉटन वूल होता है, कॉटन धागे धागे वूल, टाइप होता है। हाँ हाँ, धागे धागे टाइप होते हैं। हाँ, धागे धागे धागे, जबरदस्त। कॉटन नहीं, वो और धागे। क्या करते हैं? अच्छा एक मिनट, क्या करते हैं ताहा इससे तुमने जिंदगी वो में क्या? मैंने दादी तो पॉलिश करी थी गाड़ी की। अरे वाह, जबरदस्त, गुड। मैकेनिक भी हो तुम, कम से कम भूखे नहीं मरोगे तुम, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो, चलो अच्छी बात। नहीं सर, ड्रग नहीं, डीलिंग कभी नहीं काम किया। देखो कोई छोटा नहीं होता, काम किया जा सकता है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, बट अच्छी बात है, ये जी तुम्हारा सर। एक ऑनर ऑनर टैग होना चाहिए, एक्स्ट्रा काम कर एक्स्ट्रा सकते टैलेंट है सर बच्चे के अंदर। जी वाइट सर। रिंग ऑफ हाँ हाँ, और अमोनियम कुछ ऐसी। क्लोराइड, अच्छा खैर ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने इन दोनों को डिफ्यूज होने दिया तो वाइट रिंग यहाँ बना। अब वो वाइट रिंग से कौन सी हमसे रिसर्च करवा रहे हैं, वो बता रहे हैं भाई HCl के पास बना है, अमोनिया से दूर बना है, तो ये फर्क समझ में आ रहा है कि अमोनिया का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू HCl, क्योंकि HCl का MR निकालेंगे तो 36.5 आएगा, अमोनिया का MR निकालेंगे तो 17 आएगा, तो ऑलमोस्ट जो है ना वो डबल का फर्क है। पर ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? अबे फिजिक्स में केमिस्ट्री नहीं आई, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री चल रही है अभी तो, अल्लाह को मान। 17 और 36.5 में ये अच्छा लाइट सर। है और ये क्या है, ये हेवी है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसका ज्यादा है, तो हमें कहाँ नजर आ रहा है, क्लोजर टू HCl। क्लोजर टू HCl का क्या मतलब है, रेट ऑफ डिफ्यूजन